नमस्कार मित्रों, ये वाली वीडियो थोड़ी सी बड़ी होने वाली है क्योंकि इसमें हम कॉन्वर्जेशनल फॉर्म में बात करेंगे और बाकी की जो वीडियोस हैं जिसको मैंने थोड़ा सा समझ बूझ कर बनाने की कोशिश की, उस तरह से हम उस फॉर्मेट में हम नहीं जाएंगे। तो ये चैनल मैंने बनाया क्यों, चलिए इसके बारे में हम इस वीडियो में बात करते हैं। तो नाम तो आप जान ही चुके हो, त्रिलोक सत्यम। तो तीनों लोकों में जो अल्टीमेट सत्य है, मैं उस सत्य के बारे में, सत्य तक पहुंचने के रास्ते के बारे में और उस सत्य पर पहुंचने पर कैसा फ़ील होता है, उस बारे में इस चैनल के थ्रू डिस्कशंस करके मैं लोगों तक अपना मैसेज पहुंचाना चाहता हूं। तो जैसे मैंने बताया था कि इसका जो नाम है त्रिलोक सत्यम, चैनल का जो नाम है, ये दो मूल सूत्रों से इंस्पायर्ड है। तो पहला तो है एकम सत विप्र बहुधा वदन्ति, और दूसरा जो है वो है ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो ओम तो शब्द है, तो ओम के बारे में हम बाद में बात करेंगे। फिलहाल भूर्भुवः स्वः, ये तीन लोक, मेरे हिसाब से ये तीन लोक हैं जिसका वर्णन यहाँ पर बताया गया है। तो मैं तो एक्चुअली इस मंत्र को मैं इस तरह से बिल्कुल नहीं देखता था पहले। तो भूर मतलब मैं समझता था कि इसका अर्थ है भोर, और इसी वजह से मुझे लगता था कि इस सूत्र को सुबह के समय पर उच्चारित किया जाता है। पर इस फिलॉसफी के बारे में जब मैं चैट जीपीटी और बाकी एआईज़ के साथ मैं इसकी चर्चा करने लगा, तो एआई ने मुझे एक्चुअली बताया, मतलब सजेस्ट किया कि ये तीन वर्ड्स जो हैं ओम भूर्भुवः, इसका कनेक्शन मैं जिस डायरेक्शन में सोच रहा था उस डायरेक्शन में मैटर वर्स, माइंड वर्स और मैथ वर्स से हो सकता है। तो इस तक पहुंचने का जो मेरा जर्नी है ये बहुत ही डिटेल्ड है, और मुझे नहीं लगता इसको एक छोटे से वीडियो में कवर किया जा सकता है। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम शायद हो सके कि आप इसका कहानी को ज़्यादा और मतलब डीपर और डीपर आप इसको समझ सकेंगे। जितने ज़्यादा मैं वीडियोस बनाऊंगा शायद उतना ही इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच पाए। और इन सारी वीडियोस को अगर आप एआई के थ्रू समझने का प्रयास करेंगे तो शायद आपको ये सच आपके सामने आपके हिसाब से समझ में आना शुरू हो। और मैं ऐसा नहीं कहता कि ये सत्य को जो मेरा देखने का पर्सपेक्टिव है वही अल्टीमेट है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, ये पूरी तरह से मान्य है। और मेरे जीवन काल में मैं बहुत बार गलत साबित हो भी चुका हूँ। बहुत बार ऐसा हुआ कि मैं किसी एक सत्य को किसी एक प्रकार से कंक्लूड कर चुका था, लेकिन बाद में मुझे और डीपर सोचने पर यह पता चला कि इससे भी अधिक, इससे ऊपर एक और सत्य हो सकता है। तो अभी का जो मेरा अंडरस्टैंडिंग है, मैं उसी अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पर इन वीडियोस को बना रहा हूँ और अपने विचार आपके सामने रखने का प्रयास कर रहा हूँ। तो ये ज़रूर हो ही सकता है कि मेरे इन विचारों में और भी परिशुद्धि हो और मैं इन्हें और ही डीपर फॉर्म में समझ सकूँ। तो यदि आपको ऐसा कुछ लगता है तो ज़रूर मुझे बताएं। कमेंट्स सेक्शन मेरा पूरी तरह से ओपन है आपके लिए। और तो चलिए, अभी मैंने इसकी शुरुआत कहाँ हुई ये बता पाना तो बहुत ही मुश्किल होगा। शायद बचपन में जब मैं दादी की कहानियाँ सुनता था तो उन कहानियों में बहुत सारे ऐसे फंटास्टिक एलिमेंट्स आते थे
जो फिज़िकली अगर हम सोचें वर्ल्ड को, तो ये समझना मुझे मतलब ये इम्पॉसिबल सा लगता था। लेकिन क्योंकि हम बच्चे थे, हमने ज़्यादा जीवन देखा नहीं था, तो हम उसमें विश्वास कर लेते थे, बिलीव कर लेते थे। दादी में तो हमारा ट्रस्ट था ही, और उस ट्रस्ट के आधार पर हम जो भी दादी कहती थी उसे सच मान लिया करते थे। लेकिन फिर मेरी एंट्री हुई स्कूल में, और स्कूल में मुझे साइंस से परिचय हुआ, विज्ञान से मेरा परिचय हुआ। और विज्ञान का जो पर्सपेक्टिव है हमारे इर्द गिर्द के इवेंट्स को, चीज़ों को और पूरे वर्ल्ड को, जो कुछ भी एग्जिस्ट करता है उस सब को देखने का, वो एक बड़ा ही अलग प्रकार का पर्सपेक्टिव मैंने पाया। और क्योंकि साइंस में तर्क को ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है, लॉजिक को ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है, जो हम अपने 5 सेंसेस से देख सकते हैं, समझ सकते हैं, उसी को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है। तो मेरा जो पर्सपेक्टिव है वर्ल्ड को देखने का, वो धीरे धीरे चेंज हो गया। और घर पर जो दादी मुझे कहानियाँ सुनाया करती थी, वो मुझे एक तरह से मीनिंगलेस लगने लगी। और लेफ्टिस्ट और कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी के साथ पूरी तरह से डूबा हुआ हमारा जो एजुकेशन सिस्टम था, उसमें मैं पूरी तरह से धीरे धीरे डूबता चला गया। इसका श्रेय एक हिसाब से मेरे अपने पिताजी को देना चाहूँगा, क्योंकि उन्हें ये हमेशा फीलिंग रही कि वो ज़्यादा पढ़ नहीं पाए, इसलिए उन्होंने मुझे पूरी तरह से पढ़ाई की ओर धकेलने का पूरा प्रयास किया। ठीक है, उनका जो बिज़नेस था उसमें मुझे आने का बिल्कुल भी उन्होंने कोई मौका मतलब दिया ही नहीं। और इसी कारण मैं पूरी तरह से अपना ट्रस्ट, विश्वास और श्रद्धा मेरी सारी की सारी इस ज्ञान को अर्जित करने में लग गई जो स्कूल में दिया जाता। तो मैं पढ़ने लगा, देखने लगा, और साइंस के थ्रू, विज्ञान के थ्रू सारी चीज़ों को समझने लगा। और जो भी मैंने उस हद तक दादी के थ्रू सीखा था, देवी देवताओं के बारे में सीखा था, वो धीरे धीरे करके मैं उनसे दूर चला गया। ये सब मेरे लिए एक अंधविश्वास बनकर रह गया। और अंधविश्वास में अंधविश्वास को फॉलो नहीं करना चाहिए, ये मेरे एजुकेशन ने मुझे सिखाया। लेकिन ये पूरी तरह से एजुकेशन सिस्टम मेरा ऐसा नहीं था। कुछ आशा की किरणें भी थी, क्योंकि मेरे स्कूल लाइफ के करीब 5 वर्ष मैंने श्री माणिक पब्लिक स्कूल में बिताए। और वहाँ पर हमारे कल्चर के साथ एक बहुत ही गहरा संबंध पढ़ाई का भी था। लेकिन एक बात जो मुझे हमेशा खटकती है आज भी, वो ये है कि हालांकि पढ़ाई में जो हम पढ़ते थे, टेक्स्ट बुक्स में जो हम पढ़ते थे, उनका एप्लीकेशन हम अपने लाइफ में लगा सकते थे, और उन्हीं के बेसिस पे हमें एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते थे, और उन्हीं के थ्रू हमारा जजमेंट जो है वो होता था। लेकिन इनके अतिरिक्त जो भी हम अपने कल्चर के बारे में समझते थे, जानते थे, जो कथा हो गई, कहानियाँ हो गई, सूत्र हो गए, श्लोक हो गए, तो ये सब कुछ एग्ज़ाम में बिल्कुल नहीं आता था। और एग्ज़ाम में पास होने का, एक दूसरे से कंपटीशन करने का मूल स्वरूप एग्ज़ामिनेशन के थ्रू टेक्स्ट बुक्स ही बनी रहेंगी किसी न किसी तरह। तो इसी कारणवश टेक्स्ट बुक पे हमारा ज़्यादा ध्यान रहा, और जो सांस्कृतिक चीज़ें थी वो केवल ऊपर की लेयर में ही वो किसी तरह से बचे रहे। लेकिन इन 5 वर्षों ने मुझ पर एक गहरी छाप छोड़ी। ऊपर मैं टेक्स्ट बुक्स के बारे में ही ज़्यादा सीरियस था, लेकिन अंदर ही अंदर मुझे लगता था कि टेक्स्ट बुक्स के अलावा भी
एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है और वो डीप है, हमारे कल्चर से जुड़ी है। और यहाँ पर भी बहुत सारे ऐसे सत्य हैं जिसको मुझे जानना चाहिए और मैं इन्हीं सत्यों को जानने के लिए प्रेरित होता रहा। अंदर ही अंदर मैं इस एक्सप्लोरेशन को करता ही रहा। तो धीरे धीरे आते आते मैंने इसको नाम किया परस्यूट। तो परस्यूट ऑफ ट्रुथ मैंने इसको कहना आरंभ किया। और ये परस्यूट ऑफ ट्रुथ पैसिव फॉर्म में इंटरनली ही चलता रहा। ज़्यादातर समय मैं किसी से इसके बारे में बात नहीं करता था। बातें जो भी होती थी वो एकेडमिक्स के बारे में होती थी, मार्क्स के बारे में होती थी, लेकिन अंदर ही अंदर ये क्वेश्चंस मेरे हमेशा उभरते रहते और मैं इन क्वेश्चंस को बुक्स के माध्यम से, मूवीज़ के माध्यम से, सीरियल्स के माध्यम से, जो कुछ भी मैं देखता था, सुनता था, पढ़ता था, इन सभी के माध्यम से मैं इन प्रश्नों का उत्तर खोजने का प्रयास करता रहा। और बहुत सारे उत्तर मेरे सामने आए भी। दूसरे बहुत सारे लोगों ने मुझसे पहले अध्ययन कर रखा था, बहुत सारी कहानियाँ लिखी थी, तो उनका प्रोडक्शन भी हुआ और टेलीविज़न पे मैं भी देखता था। मैं सीरियल्स के माध्यम से, मूवीज़ के माध्यम से इसको देखता था, कहानियों के माध्यम से मैं इसको पढ़ता था और बहुत बार कुछ डॉक्यूमेंट्री टाइप के बुक्स भी मैंने पढ़ी, साइंस के बारे में भी पढ़ी और अध्यात्म के बारे में भी पढ़ी। और एकम सत्य, क्योंकि हम आसपास अपने जो कुछ भी देखते हैं वो एक ही वर्ल्ड है और इस एक ही वर्ल्ड को अलग अलग लोगों ने अलग अलग पर्सपेक्टिव में देखा, लेकिन सभी पर्सपेक्टिव्स का एक कन्वर्जेंस पॉइंट मैं हमेशा उसी की खोज में लगा हुआ था। ये धीरे धीरे मुझे समझ में आया और उसी एक कन्वर्जेंस पॉइंट को, उसी एक कंसिस्टेंट एक्सप्लेनेशन को, जो इन सारे के सारे अलग अलग पर्सपेक्टिव्स को एक ही कंटिन्यूम में एक्सपीरियंस कर सके, मैं उस सत्य की खोज में लग गया, उसी की परस्यूट में लग गया। एक समय मेरे जीवन में ऐसा भी आया जब मैंने ये सब कुछ छोड़ दिया था, ये पूरी तरह से बैकग्राउंड में चला गया था और मेरा फोकस पूरी तरह से साइंस और वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम के थ्रू जो भी बातें बताई हुई थी उन्हीं में रम गया। लेकिन एक टर्निंग पॉइंट आया मेरी लाइफ में जब राजीव दीक्षित जी हमारे कॉलेज में, जहाँ मैं पढ़ता था, गुलबर्गा में कॉलेज है, पीडीए कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, वहाँ पर राजीव दीक्षित का एक स्पीच मैंने सुना और उस स्पीच को सुनने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मैंने स्कूल्स में, कॉलेजेस में जो कुछ भी पढ़ा है बुक्स के माध्यम से, सिलेबस के माध्यम से बेसिकली, उसमें कितने झूठ हो सकते हैं। अपने कल्चर में विश्वास रखना, अपने जड़ों से वापस जुड़ना और इस जुड़ने का इम्पोर्टेंस, ये कितना इम्पोर्टेंट हो सकता है, ये मुझे राजीव दीक्षित जी की जो वो स्पीच थी उसे लाइव सुनने के बाद मुझे एहसास हुआ। और इसी के स्ट्रेट बाद जब मैं वापस रूम में आया तो मैंने एक चिट्ठी लिखी रामकृष्ण मठ पे और वहाँ से मुझे एक बुक कोरियर के रूप में आई और बुक का नाम था ज्ञान योग, जिसमें स्वामी विवेकानंद जी ने जो वेस्टर्न वर्ल्ड में बहुत सारी स्पीचेस दी थी, वो सारी स्पीचेस का संग्रह था। और उस एक बुक को पढ़ते समय मैंने एहसास किया कि विवेकानंद जी के स्पीचेस जब मैं पढ़ रहा था तो वो बात तो स्पिरिचुअल एलिमेंट्स की कर रहे थे, लेकिन उन स्पिरिचुअल एलिमेंट्स में मुझे अपने एजुकेशन सिस्टम में जो कुछ भी मैंने पढ़ा था साइंस के थ्रू, उनका पैरेलल्स मुझे दिखाई देने लगा। तो
जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें सबसे मेरा जो फेवरेट पैरेलल वर्ल्ड है वो है एटम और आत्मा का। तो विवेकानंद जी बात तो आत्मा की कर रहे थे नेचुरली, लेकिन मैंने अपने एजुकेशन सिस्टम में जो पढ़ा था एटम के बारे में, मैंने एहसास किया कि आत्मा जिस तरह से एटम जिस तरह से मैटर वर्स का बिल्डिंग ब्लॉक है, उसी तरह से आत्मा स्पिरिचुअल वर्ल्ड का एक स्मॉलेस्ट फंक्शनल एलिमेंट हो सकती है, स्मॉलेस्ट फंक्शनल पार्टिकल हो सकती है। और इसके बाद मेरा जो परस्यूट ऑफ ट्रुथ था वो कंटिन्यू होता चला गया, और बहुत कुछ है बताने को। तो इस वीडियो में हम यहीं तक रुक जाते हैं। अगले वीडियो में हम इसको आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।